ठीक है। तो वर्ब को देखने से पहले हमें ये जानना है कि वर्ब यानी किसी भी वाक्य का, इसको एक और नाम दे दिया जाए, इसको कहते हैं किंग ऑफ ए सेंटेंस। किंग ऑफ सेंटेंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके बिना किसी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। यानी जिस वाक्य में वर्ब नहीं है वह वाक्य नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। सब्जेक्ट के बिना काम तो चलेगा, जैसे आपका जो सीक्वेंस होता है वाक्य का, वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है काम चलेगा, वर्ब नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है काम चल जाएगा, लेकिन बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता, इसीलिए इसको किंग ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। और ऊपर तो बताया है कि वर्ब क्या है, वो सेइंग वर्ड है, यानी कहने वाला शब्द या करने वाला शब्द, इसीलिए एक्शन दिखाता है। ये क्रिया की हिंदी पहचान ये है कि प्रत्येक शब्द के साथ ना ने नी जुड़ा होता है। खाना पीना सोना बैठना टहलना उठना, ना जिसके साथ आया वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब वर्ब अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ब के दो प्रकार का होता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब यानी सीमित क्रिया, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब यानी असीमित क्रिया। जानते हैं आप फाइनाइट वर्ब यही वो क्रियाएं हैं। फाइनाइट वर्ब होता क्यों है ये आपको ध्यान देना है कि फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो अपने टेंस या सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं। टेंस या सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं और बदल जाती हैं। सब्जेक्ट बदला क्रिया बदल जाएगी, टेंस बदला ये क्रिया बदल जाएगी। तो जो क्रिया बदल रही है उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट। इसीलिए इसको सीमित क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल होती है किसके द्वारा? सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा। और नॉन फाइनाइट यानी असीमित क्रिया। तो असीमित क्रिया का मतलब आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है इसके ऊपर। यानी ये असीमित क्रिया इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसके ऊपर सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इनके भी रूप देखा जाए तो ये जो फाइनाइट की क्रियाएं होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है? ट्रांजिटिव। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। थर्ड होता है लिंकिंग, और फोर्थ होता है ऑक्सिलियरी, और 5 होता है फ्रेजल वर्ब। इसको भी हम समझ लें कि क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव यानी अब वो फाइनाइट वर्ब जो सीमित क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, लिंकिंग भी हो सकती हैं, ऑक्सिलरी और फ्रेजल भी हो सकती हैं। तो कब ये ट्रांजिटिव कहलाएंगी? तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो, सकर्मक, हिंदी समझ लो समझ में आ जाए। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आए उन्हें हम, यहां पर ये बात भी आपको समझ लेना है यहीं पर, चूंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेक्स। तो सेंटेक्स में ये बात जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब कहां प्रयोग होता है। भाई वर्ब के साथ जब कोई क्रिया आती है तो वो ट्रांजिटिव बन जाती है, और ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी होता है एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यानी जब भी हम किसी वाक्य का पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उसमें जो क्रिया है वो यदि ट्रांजिटिव नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये ध्यान देना है, क्योंकि सकर्मक क्रियाओं का ही पैसिव वॉइस बनता है। ठीक। अब वो सकर्मक दिखेगा, यानी ऐसा नहीं है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यहीं पर यह भी समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव, लाइफलेस या नॉन लिविंग थिंग्स।
जो क्या से प्रश्न पूछने पर या व्हाट से प्रश्न पूछने पर मिलते हैं। यानी व्हाट से प्रश्न पूछने पर मिलने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और हुम यानी किसको, हुम से प्रश्न पूछने पर मिलने वाले ऑब्जेक्ट को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ये लिविंग होता है। लिविंग यानी सजीव, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स, कभी कभी होता क्या है कि गलती कहां होती है कि किसी भी वर्ब के साथ कोई दूसरा शब्द आता है, अदर वर्ड्स होता है या कोई कंप्लीमेंट होता है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं। पॉइंट जो हमें समझनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ लें, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंप्लीमेंट के साथ आते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कंप्लीमेंट के साथ आते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ कंप्लीमेंट का आना जरूरी होता है। तो हम कहीं कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट ना समझें, इसके लिए जरूरी है कि हाँ ऑब्जेक्ट वही है जो व्हाट या हुम से प्रश्न पूछने पर मिलता है। और ये दो तरह के हैं, यानी व्हाट से हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स और हुम से लिविंग थिंग्स। ये भी ध्यान देना कि कहीं ऐसा ना हो कि व्हाट से लिविंग थिंग्स का आंसर मिल रहा हो, क्योंकि वो देखने में ऑब्जेक्ट लगेगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट से वस्तु और हुम से व्यक्ति, व्हाट से वस्तु और हुम से व्यक्ति का जो है वो पहचान होनी चाहिए, या व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, जिनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। कुछ क्रियाएं क्या हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है, अकर्मक, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी क्रियाओं का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हम पैसिव वॉइस से इसलिए जोड़ जोड़ के दिखा रहे हैं ताकि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का अंतर समझ में आता रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्लियर हो गई दोनों बातें। तीसरे नंबर पर है लिंकिंग। देखो नाम से ही स्पष्ट है, इसको यदि आप डिफाइन कर लीजिए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे लिंकिंग माने होता है, लिंक माने जोड़ना, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब हो गया जोड़ने वाली क्रियाएं। आप देखिए शब्दों में जोड़ने वाला एक ही शब्द होता है, कौन सा होता है बताइए, जिसको कनेक्टर कहते हैं और कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन ही एकमात्र ऐसा वर्ड है शब्दों में जो जोड़ता है। लेकिन यहां क्या है, वर्ब में भी लिंकिंग जो है वो जोड़ने का काम करता है, क्योंकि लिंक माने भी तो जोड़ना होता है। इसका मतलब ऐसी क्रियाएं जो जोड़ने का काम कर रही हो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब वो लिंकिंग वर्ब की क्रियाएं किसको जोड़ती हैं, तो दो परस्पर चीजों को आपस में जोड़ने के लिए वर्ब यानी क्रिया, और क्रिया क्या, हमने यहाँ एक फॉर्मेट तैयार किया कि किसी भी वाक्य में वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा होगा। अब क्या होगा कि यहाँ लिंकिंग यदि आ गया, यानी वर्ब में ट्रांजिटिव है तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। यदि ये इंट्रांजिटिव है तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ अदर्स आ सकता है, कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है। और यहां क्या है, लिंकिंग में क्या है कि यहां सब्जेक्ट होगा, यहां लिंकिंग वर्ब होगा। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है इसके साथ हमेशा कंप्लीमेंट आता है। कौन आता है, कंप्लीमेंट यानी पूरक, यहीं तब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये जो लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिंकिंग वर्ब में आता कौन है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब में आते हैं, तो टू बी की क्रियाएं जब मेन वर्ब के रूप में आती हैं। आपको पता है ना कि इज, एम, आर जो है ये सहायक क्रियाएं भी होती हैं और ये मुख्य क्रियाएं भी होती हैं। इसको मैंने पहले बताया है, यहां भी मैं बता दूं कि ये जो टू बी से बनने वाली क्रियाएं हैं कौन कौन, इज, आर, एम या वाज और वर, नहीं, केवल इन पांच को देखना है। ये पांच क्रियाएं जिनको आप देखते ही कोई भी कह देता है क्या कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वास्तव में ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये मेन वर्ब के रूप में जब आती हैं तो किसका काम करती हैं, यही लिंकिंग है।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में राम इज ए टीचर, ठीक है, और इसी को कह दें राम इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब आप देखिए ये इज और ये इज दोनों है ना, ये दोनों ही इज ही हैं, लेकिन दोनों के यूज में या दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे वर्ब में यहां हम देख रहे हैं कि एक लिंकिंग भी है और एक ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी माने होता है सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको देखते ही क्या कहा जाता है कि क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। आंख बंद करके कोई से पूछो कि सहायक क्रिया है, इसको सहायक क्रिया कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूज के आधार पर इनका नामकरण होगा। जैसे यहाँ यूज है, हमने दो यूज दिया कि राम इज ए टीचर, यहाँ का इज क्या है, और राम इज टीचिंग इंग्लिश में इज क्या है। तो यहाँ का इज यही इज है जो लिंकिंग है। और ये लिंकिंग क्यों है, क्योंकि ये लिंक कर रहा है किसको, राम को और टीचर को। राम क्या है, ये भी नाउन है, और टीचर क्या है, नाउन है। यानी राम का संबंध टीचर से है, टीचर का संबंध राम से है, और इन दोनों शब्दों को जोड़ करके एक पूरा पूरा वाक्य बनाने का काम कौन कर रहा है, इज। इसीलिए इज यहाँ क्या है, लिंकिंग है। इज क्या है, लिंकिंग है। और यहाँ का इज क्या है, तो यहाँ का इज जो है वो वर्ब के पहले आया है, मेन वर्ब। किसी वर्ब के साथ कोई दूसरा वर्ब है तो उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग यानी सहायक वर्ब यानी क्रिया, यानी किसी एक क्रिया की सहायता करने वाली यदि कोई दूसरी क्रिया है तो उसी को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब यहाँ का इज किसी वर्ब के साथ है, इसलिए ये क्या है, हेल्पिंग है। और यहाँ का इस शब्द को इस शब्द से जोड़ने का या इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़कर एक वाक्य का रूप देता है, इसीलिए ये क्या है, लिंकिंग है। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है कि ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं केवल ये 5 ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लिंकिंग वर्ब की क्रियाएं केवल ये 5 ही हैं, ऐसा नहीं है। यानी कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो वर्ब हैं लेकिन उनके साथ लिंकिंग ही आता है। जैसे वर्ब ऑफ सेंसेशन ले लो, किसको, वर्ब ऑफ सेंसेशन, यानी ऐसी क्रियाएं जिनको हम महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, सी, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, फील, अपीयर, अंडरस्टैंड ना, ये सब क्रियाएं हैं जो क्या क्या होती हैं, फील। और ये क्रियाएं किस रूप में आती हैं, लिंकिंग के रूप में। जैसे यदि हम एक सेंटेंस दें, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, अब यहां देखिए, यहां ये क्रिया है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये स्वीट क्या है, और स्वीट का संबंध फ्लावर से है। स्मेल इन दोनों को आपस में जोड़कर एक वाक्य का रूप देता है, इसीलिए स्मेल यहां लिंकिंग हो गया। यानी दिस फ्लावर स्मेल स्वीट का मतलब होगा कि यह फूल मधुर खुशबू देता है। तो ये स्मेल क्या हो गया, ये है लिंकिंग। ऐसी ही क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, वो क्या कहलाएंगी, लिंकिंग। एग्जाम्पल के रूप में ये 5 क्रियाएं जब मेन वर्ब के रूप में होती हैं, अभी इसको सिंथेसिस में बहुत डिटेल पढ़े थे कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में होता है। इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज में आया था ना कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, तो जब ये इज एम आर की क्रियाएं लिंकिंग के रूप में होती हैं या मेन वर्ब के रूप में होती हैं तो इनको बीइंग में बदला जाता है। और ये पैसिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं तब ये क्या होती हैं, हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बात समझ में आ रही ना। या जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ऐसा है कि नहीं है। ये हर जगह आपको ध्यान देना होगा
कि ये जो क्रियाएं हैं कहीं लिंकिंग हैं तो कहीं मेन हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो मेन वर्ब भी हो सकती हैं और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं। तो ये लिंकिंग यही है। लिंकिंग माने जोड़ना। जोड़ता किसको है? दो शब्दों को आपस में जोड़कर एक वाक्य का निर्माण करने वाला वर्ब जो होता है उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला है ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सिलियरी माने होता है सहायक क्रिया। अब ऑक्सिलियरी कितनी होती है? ऑक्सिलियरी दो होती हैं। कौन कौन? प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में कौन कौन आते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलियरी तीन होती है, बी, डू, हैव। कौन कौन? बी, डू, हैव, ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलियरी हैं। बी में बनने वाली कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। 8 क्रियाएं। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। सारा टेंस यदि आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सारा टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब क्लियर हो जाएगा इसी चार्ट में। ये वर्ब अपने आप में पूरा का पूरा रूल रखा हुआ है अपने अंदर। बात समझ में आ रही ना? इसको बड़े ध्यान से समझोगे। जैसे ये ऑक्सिलियरी की बात हो रही है, ऑक्सिलियरी में दो हो गए, एक प्राइमरी एक मॉडल। पहले प्राइमरी ऑक्सिलियरी में हमने कहा 3 क्रियाएं होती हैं, बी, डू और हैव। बी से बनने वाली क्रियाएं 8 होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। अब इनको देखो, जैसे इज, एम, आर है, इसी के साथ जोड़ दिया मैंने बी, बीइंग और बिन। 8 हो गई। ये देखो बी, बीइंग, बिन को देख करके क्या लगता है? ये तो टेंस, यानी यदि एक्टिव वॉइस में देखो तो इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वाज या वर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, बी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, और बीइंग और बिन जब आप देखेंगे तो पैसिव वॉइस में जाएंगे, और बिन तो आपका परफेक्ट आता ना। तो ये एक्टिव वॉइस में भी है, पैसिव वॉइस में। एक बीइंग की जो क्रिया है ये केवल पैसिव वॉइस में लगती है, और ये भी पैसिव वॉइस में। इज, एम, आर पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वाज या वर पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इज, एम, आर के साथ बीइंग जोड़ दो कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में, वाज या वर के साथ बीइंग जोड़ दो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में। समझ में आ रही ना? बिन, हैज, ये इज अभी इज, एम, आर में नहीं, हैज, हैव बीन, हैव बीन, हाँ, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये एक्टिव वॉइस में भी पैसिव है। तो अब ये पूरा एक्टिव और पैसिव की सहायक क्रिया यहीं पर दिख रही है, यहीं दिख रही है। बच गए कुछ क्रियाएं, बच गई जो एक्टिव वॉइस में अलग से लगती है। जैसे डू से बनने वाली क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, स्पेशल केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बी की क्रिया नहीं लगती एक्टिव वॉइस में, तो डू की क्रिया बनाई गई है। डू से बनने वाली 3 क्रियाएं कौन कौन? डू, डज, डिड। डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह हैव से बनने वाली क्रियाएं, हैव से बनने वाली भी 3 क्रियाएं, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में और हैड पास्ट टेंस में लगता है। यानी सहायक क्रियाएं जो है प्राइमरी ऑक्सिलियरी 3 हैं, और इन तीनों से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्लियर हो जाता है। ठीक है? अब बचता है इसका मॉडल ऑक्सिलियरी, यानी ये यहां पर हम डाल दे रहे हैं, थोड़ी जगह है। ये हो गया आपका प्राइमरी और एक हो जाएगा मॉडल। ये सब डिटेल पढ़ाया गया है मॉडल ऑक्सिलियरी। मॉडल ऑक्सिलियरी में कितने होते हैं? हाँ, मॉडल ऑक्सिलियरी में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, used to, dare, need। हाँ, उसके बाद अलग से बनाई हुई क्रियाएं हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, या इज, हाँ, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। ये इससे बन जाता है। ये टू क्यों है? अब यहां पर ये जो अभी पढ़ेंगे आप, ये सिंटेक्स का रूल है, इसीलिए इन सबको दोहराना जरूरी है कि ये टू क्या है। मॉडल ऑक्सिलियरी में कुछ इंपॉर्टेंट रूल क्या है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका मॉडल का जरूर बन जाता है। जैसे हमने बताया है कि लेस्ट के साथ शुड
और शो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग ये कंपलसरी होता है। ये मे माइट क्या है? मॉडल। शुड क्या है? मॉडल। यानी शुड मॉडल ऑक्सिलरीज में मॉडल की क्रियाओं के साथ कुछ स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रूल ये है कि जितने मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, जिसे हमने अभी लिस्ट बताया ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब बताया, तो ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं इनके साथ आने वाली जो क्रिया लगती है वो हमेशा इन्फिनिटिव होती है। यानी कैन के साथ इन्फिनिटिव, कैन के साथ इन्फिनिटिव। जैसे आप ये कहते हैं यू कैन गो, ये कहना हो और ये पूछा जाए कि ये गो कौन सी क्रिया है, तो अब आपको ये समझना है कि कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है और मॉडल के साथ आने वाली जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? इन्फिनिटिव होती हैं। और इन्फिनिटिव में दो तरह की, यस, कुछ इन्फिनिटिव विद टू होती हैं और कुछ इन्फिनिटिव विदाउट टू। जैसे यहां कैन के साथ ये क्या है? इन्फिनिटिव विदाउट टू है। यदि भूल से भी यहां कैन, यू कैन टू गो, तो आपको समझना होगा कि इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होना है। लेकिन दूसरी तरफ यू आट टू गो, यदि वहां आट लगा करके गो लगा दिया, टू नहीं लगाया, तो यह भी समझना है कि आट के साथ टू लगता है। यही कंफ्यूजन डालेगा। यानी एग्जामिनर जब क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे ही दे देंगे। यानी आपको ये लगेगा कि यू आट गो का मतलब तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन आट क्रिया क्या है? इसके साथ टू जरूर लगना है, यूज्ड के साथ टू जरूर लगना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी मॉडल क्रियाएं हैं उनको आपको ध्यान रखना है जिनके साथ टू का प्रयोग होता है, और कुछ मॉडल्स और शेष मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू रहता है, लेकिन होता वो इन्फिनिटिव है। यदि ये पूछा जाए तो ये क्या है? ये इन्फिनिटिव ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये मॉडल के और भी अभी रूल डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे। तो ये कॉमन चीजें हैं जिनको हम समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से फाइनाइट वर्ब को आपने समझा कि ये ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, लिंकिंग होता है, ऑक्सिलरी होता है और फ्रेजल। हाँ, यहाँ फ्रेजल वर्ब की बात होगी। फ्रेजल वर्ब को अलग से, हालांकि ये वर्ब के फाइनाइट वर्ब के अलग से श्रेणी में नहीं है, लेकिन फ्रेजल वर्ब होता क्या है ये जानना चाहिए। तो फ्रेजल माने होता है शब्दों का समूह, फ्रेज माने शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी जब शब्दों का समूह वर्ब का काम कर रहा हो, वर्ब माने क्रिया, तो ऐसी क्रियाएं जो समूह में हो और किसका काम कर रही हो? वर्ब का काम कर रही हो, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रेजल वर्ब। जैसे हमने बताया है कि फ्रेज में नाउन फ्रेज भी होता है। जब एक से अधिक शब्दों का समूह नाउन का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। एक से अधिक शब्दों का समूह जब एडजेक्टिव का काम करता है तो क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। एक से अधिक शब्दों का समूह यदि एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्बियल फ्रेज। एक से अधिक शब्दों का समूह यदि वर्ब का काम कर रहा हो तो फ्रेजल वर्ब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? या यदि एक से अधिक शब्दों का समूह प्रीपोजिशन का काम कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। यानी सबके फ्रेज बनते हैं। फ्रेज में प्रोनाउन का फ्रेज नहीं मिलेगा। कुछ फ्रेजेस बनते हैं इसमें भी, या उसमें देख सकते हैं आप कंजक्शन का और इंटरजेक्शन का, से सबके क्या बनते हैं? फ्रेज। क्यों कहे गए? फ्रेज का सीधी डेफिनेशन आपको समझनी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए वर्ब। यदि वर्ब आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए वर्ब, तब वो या तो क्लाज होगा या सेंटेंस होगा। क्योंकि सेंटेंस होगा तो उसका पूरा अर्थ देता है, इसलिए वो सेंटेंस कहलाता है। और यदि वो पूरा अर्थ न देता है फिर भी उसमें वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वो क्लाज कहलाएगा। यानी शब्दों के समूह से तीन चीजें बनी, फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस। इन तीनों में अंतर है, इसको भी डिटेल मैंने पढ़ाया है। तो यहां आपको समझना है कि फ्रेजल वर्ब जो होते हैं वर्ब के साथ कुछ अलग से शब्दों को जोड़कर ग्रुप तैयार किया जाता है, उन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक, वर्ड क्या है? लुक माने देखना।
और लुक के साथ लगा दिया लुक इनटू, मान लो लुक के साथ लुक इनटू, लुक आफ्टर, हाँ यस, ब्रेकअप, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या है, जब किसी वर्ब के साथ, स्पेशली किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड किया जाता है तो वो क्या तैयार होता है, वही फ्रेजल वर्ब तैयार होता है। जैसे लुक यानी देखना, लेकिन यहां एक बात और ध्यान दो कि फ्रेजल वर्ब में कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जैसे लुक माने देखना और लुक इनटू माने अंदर जाकर देखना नहीं होता, जांच पड़ताल करना होता है। यानी अब आप ये बात ध्यान देंगे कि अब लुक माने देखना होता है, इसका मतलब लुक इनटू माने भी देखने से, जैसे लुक माने देखना और लुक आफ्टर माने देखभाल करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कहीं ना कहीं अर्थ पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, इसीलिए आपको वो अर्थ नहीं समझना है जो उसके शब्द के होते हैं। जैसे गो, कीप ऑन, गो ऑन, यस, गो माने जाना और गो ऑन माने जारी रखने के लिए, कीप ऑन जारी रखना। तो इन शब्दों को आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ता है तो वो क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और फ्रेजल वर्ब का शाब्दिक अर्थ नहीं बनता, उसका एक विशेष अर्थ बनता है। जैसा कि आप पढ़े हैं अपने वोकेबलरी में, पढ़ा है ना, वोकेबलरी शब्दकोश में इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है, इडियम्स माने मुहावरे और फ्रेजेस माने यही फ्रेजेस हैं, यानी शब्दों का समूह बनकर के कोई एक विशेष अर्थ दे रहा हो। उसमें फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है, यानी फ्रेजल वर्ब के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखेंगे आप तो उसमें फ्रेजल वर्ब की सूची है कि नहीं है? बात समझ में आ रही ना? तो ये हमको लगता है क्लियर हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। हो गया क्या? हाँ बोलो। जब हम उसका विल का पास्ट टेंस करते हैं वुड, तो उसमें वुड क्या है, मॉडल के रूप में है, मॉडल ही है और क्या, तब इसीलिए तो वुड बन जाता है। वहां भी कैन आप जब पढ़ते हैं तो क्या बताया जाता है, कैन क्या है, वो प्रेजेंट टेंस देता है, और कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड, इसीलिए उसका पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। क्योंकि मॉडल की जब बात करोगे तो मॉडल हमेशा मोड बताता है, इसीलिए मॉडल को, अब ये कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, ये एक रूल है। दूसरा रूल क्या है कि कुड का प्रयोग वहां भी होता है। कैन का कहीं पास्ट लगाना है तो कुड लगाएंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि कैन से ही बनता है कुड। लेकिन कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी है। कुड का प्रयोग होता है कहीं विनम्रता व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुड आई टेक योर पेन, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में। अब कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, लेकिन कुड जब प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है तो वहां विनम्रता व्यक्त करता है। यानी एक जगह होगा सकता था और एक जगह होगा सकता है। यानी कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है और पास्ट टेंस में भी होता है। सॉरी, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है और पास्ट टेंस में भी होता है। अब ये नहीं कहेंगे आप कि कैन का पास्ट टेंस कुड होता है इसलिए केवल कुड होता है। बात समझ में आ रही ना मेरी? जैसे व्हील का पास्ट टेंस वुड होता है, लेकिन केवल पास्ट टेंस ही वुड नहीं होता, क्योंकि वुड का अपना एक स्पेशल यूज भी है कि वो प्रेजेंट टेंस में भी आता है, वो भी विनम्रता बताता है। आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि, लेटर पढ़ रहे थे ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट, ये क्या है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि। वहां वुड क्या बता रहा है, अब वहां पास्ट टेंस में नहीं है, जबकि विल का पास्ट टेंस वुड होता है, लेकिन यहां वाला वुड क्या है, वो मॉडल है। मॉडल में क्या बता रहा है, वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का सेंस दे रहा है, वो पास्ट टेंस में नहीं है। जबकि वास्तव में विल का पास्ट टेंस वुड होता है। जैसे शैल का पास्ट टेंस शुड, तो शुड क्या है, शैल जहां आएगा, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में शैल का पास्ट टेंस आप बना देंगे शुड, लेकिन शुड वो शैल का पास्ट टेंस है। दूसरा रूप क्या है उसका, शुड चाहिए के अर्थ में क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी बताता है, कर्तव्य का बोध कराने के लिए, या क्या कहते हैं, सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। तो शुड जो है, एक जगह वो शैल का पास्ट टेंस शुड है, तो दूसरी तरफ शैल एक
चाहिए के अर्थ में प्रयोग होने वाला विशेष मॉडल है। तो मॉडल ऑक्सिलरी इसीलिए बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर कर लीजिए तो बिल्कुल सीधा सीधा है। समझ में आ रहे ना? यानी अब ये यदि आप पकड़ के बैठ गए कि नहीं ये विल का पास्ट टेंस शुड होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड या मे का पास्ट टेंस माइट, पकड़ के बैठे रहेंगे, क्योंकि उसका जो है केवल पास्ट टेंस ही नहीं होता बल्कि उसके कुछ स्पेशल यूज हैं जो उनके अलग मोड बताते हैं। मोड चेंज, मॉडल चेंज। समझ में आ गई? तो ये जो है आपका था फाइनाइट वर्ब। आइए इसी में हम नॉन फाइनाइट को भी कवर कर लें। लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या है? अभी हमने बताया कि नॉन फाइनाइट यानी असीमित क्रियाएं, और असीमित क्रियाएं वो होती हैं जो अपने टेंस या सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, फ्री होती हैं, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट यानी अनलिमिटेड कह लो, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ये जितने भी बनेंगे वो सब नॉन फाइनाइट होंगे, असीमित होंगे, जिसमें ये तीन तरह के बनेंगे। कौन कौन? एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है? तो इन्फिनिटिव आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फिनिटिव संबंधित ढेर सारे रूल मिलेंगे भी आपको कि इन्फिनिटिव अभी जैसे ऊपर अभी आया था मॉडल ऑक्सिलरी में ही आया था कि कुछ इन्फिनिटिव विदाउट टू होते हैं, कुछ इन्फिनिटिव विथ टू होते हैं। इसी तरह जीरंड क्या है? जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इसके बारे में भी बहुत सारे रूल मिलेंगे। ठीक है? इन्फिनिटिव जो होते हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं, इनका अलग अलग यूज है। जैसे इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंपल इन्फिनिटिव, जिरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, जिरंडियल इन्फिनिटिव एडवर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करता है। बात समझ में आ रही ना? सिंपल इन्फिनिटिव में ना ने की ध्वनि निकलती है, जिरंडियल इन्फिनिटिव में ने के लिए, ने को, ने के वास्ते का जो है अर्थ निकलता है। जीरंड क्या है? जीरंड जो है वो जीरंड भी नाउन का कार्य करता है, बस रूप बदल गया। यहाँ देखो वर्ब फर्स्ट में के पहले टू लगा दो इन्फिनिटिव, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, जीरंड बन जाएगा। ठीक है? यूज दोनों का। इसमें क्या है कि ये जीरंड जब बनता है तो नाउन का काम करता है, और इन्फिनिटिव जब बनता है तो भी ये नाउन का ही कार्य करता है। लेकिन सिंपल इन्फिनिटिव रहेगा तब, अब जिरंडियल इन्फिनिटिव रहेगा तो बनेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से, लेकिन वो काम किसका करता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का करता है। आई बेग टू से दैट, ठीक है, या आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, ऐसे ले। ठीक है? दिस वर्क इज टू, आई हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है? मुझे यह कार्य करने को है। आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें एडवर्ब का काम करता है। अभी इसमें रूल्स में आएगा, देखा जाएगा। तो ये जीरंड हो गया और इन्फिनिटिव हो गया। अब देखिए यहां पार्टिसिपल। क्या? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने होते हैं? तीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सब बनते हैं, ये सब स्पेशल जो है वर्ड्स हैं जो बनते हैं। कैसे बनते हैं इनको जानना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। ठीक है? पेट भर गया हो तो बंद कर दें, काहे से राहत कर रहे हो? नहीं मन ना कर रहा हो तो बंद करूं, डिस्टर्ब मत करो। नरेंद्र तो खत्म ही हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और ये आईएनजी लगाने से यहां भी बनता है जीरंड भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंतर क्या है कि जीरंड जो है वो नाउन का काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। इसका मतलब ये ध्यान देना है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि इसका यूज करते समय सावधानी बरतनी होगी कि नाउन का प्रयोग 5 प्लेसेस पर होता है,
और एडवर्ब का या एडजेक्टिव का प्रयोग जहां जहां एडजेक्टिव लगता है वहीं लगाना है। जहां नाउन प्रयोग होता है वहां इस जिरंड है तो नाउन के स्थान पर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के प्लेस पर होगा। इसीलिए जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है कि सब्जेक्ट के लिए तो सब्जेक्ट के पहले और ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये एडजेक्टिव रहेगा तो अपने नाउन के साथ आ जाएगा, या ये एडवर्ब रहेगा तो वाक्य में पहले या वाक्य के अंत में हो जाएगा। ये एडजेक्टिव की प्लेस है इसलिए वो वहां रहता है। ये उस समय रूल पढ़ाते समय ये बात नहीं बताई गई, लेकिन अब आप जानिए कि ये सब्जेक्ट के पहले क्यों रहता है, सब्जेक्ट के बाद क्यों, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद क्यों रहता है। तो इसका प्लेस डिसाइडेड है क्योंकि ये एडवर्ब का काम करता है, और एडवर्ब वाक्य में पहले या वाक्य के बाद में, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में भी हो जाता है। तो इसीलिए इसको वहां रखना है। यदि इनके प्लेसेस पर नहीं रखते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि एडवर्ब का? एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ, मैंने हंसते हुए एक आदमी को देखा, आई सॉ ए लाफिंग मैन, हंसता हुआ आदमी, ठीक है, बना कि नहीं बना, आई सॉ ए मैन लाफिंग, चलो ये भी सही है, मैन की ना विशेषता चल रही है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव या एडवर्ब तब होगा जब ये वाक्य में पहले आ जाता है, और एडवर्ब तब भी हो सकता है जब वाक्य में के अंत में जाता है। लेकिन कभी कभी ये उस नाउन के लिए आता है, जैसे रोते हुए बच्चे को देखा, बात समझ में आ रही ने, रोता हुआ बच्चा केवल कहना हो तो क्या कहेंगे, वीपिंग चाइल्ड। ये वीपिंग क्या है, चाइल्ड की विशेषता है, तो एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ऐसे ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। ये थर्ड फॉर्म की क्रिया एडजेक्टिव का ही कार्य करती है, इसीलिए इसको हमेशा नाउन के पहले ही प्रयोग करना है। कभी कभी ये क्या होता है, फ्रेज के रूप में हो जाता है, यानी एक से अधिक शब्द मिलकर के यदि पास्ट पार्टिसिपल बन रहे हो तब भी एडजेक्टिव होंगे, लेकिन तब वो कहां प्रयोग होंगे, उस नाउन के बाद जिसकी विशेषता बतलाते हैं। वही बात इसमें भी लागू होगी, यानी एडजेक्टिव एक शब्द का है, नाउन के पहले होगा, और यदि ये कहीं ऐसा हो कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर नाउन की विशेषता बतला रहा है तो उस नाउन के बाद प्रयोग किया जाएगा जिसकी ये विशेषता बतला रहा हो। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। ये भी एडवर्ब का काम करता है, इसीलिए ये हमेशा कहां लगता है, वाक्य में पहले ही लगता है। हैविंग टेकन माई फूड आई वेंट आउट ना, हैविंग टेकन माई फूड क्या है, वो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब है वो, या किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए वो परफेक्ट पार्टिसिपल एडवर्ब का काम कर रहा होता है। तो ये जो है, अब ये क्या है कि इनके ऊपर कहीं भी आपने देखा कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार नहीं है, ये अपना एक अलग दुनिया में रहते हैं, इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट कहा गया, असीमित। ठीक है, इनका नाम भी, जैसे अब आप ये ढूंढेंगे कि इन्फिनिटिव माने क्या होता है, तो फिनिट माने होता है सीमित, और इन्फिनिट यानी असीमित, अनंत होता है ना, वही है अनंत। और यहां जीरंड देखो, रूट वर्ड पढ़े ना, रूट वर्ड में जीरो वर्ड जो आता है, जीरो रूट है किसका, ये जीरंड का। जीरो माने भी होता है असीमित, उसकी वो सीमित नहीं है, तो जीरो से ही बना है ये जीरंड, इसका रूट क्या है, जीरो, इसीलिए ये जीरंड का मतलब भी होता है असीमित। इन्फिनिटिव का भी मतलब असीमित, और जीरंड का भी मतलब असीमित। अब आ जाओ, ये पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल जो होता है वो बना है पार्टिसिपेट से, पार्टिसिपेयर से। पार्टिसिपेयर इसका एक वर्ड है जिससे बना है। तो पार्टिसिपेयर जो है वो उसके माने होता है हिस्सा लेना या भाग लेना। इसका मतलब क्या है, भाग लेना। तो भाग लेना मतलब किसी चीज में हिस्सा बटाना। कहां हिस्सा बटाता है ये, इसको पार्टिसिपल क्यों कह सकते हैं, तो आज से एक नाम और जानिए। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इनका एक अलग से नाम है, इसको कहते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच। डबल पार्ट ऑफ स्पीच। ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच कैसे हो गए, दोहरा शब्द भेद कहा गया। दोहरा शब्द भेद यानी ये नॉन फाइनाइट वर्ब बनता है वर्ब से,
किससे बनता है? सारा खेल वर्ब से होता है, लेकिन ये काम देखो हर जगह बदल रहा है। यहाँ ये नाउन का काम करता है, यहाँ नाउन का काम करता है, यहाँ ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है, यहाँ एडजेक्टिव का काम करता है, यहाँ एडवर्ब का काम करता है। यानी इस पार्टिसिपेयर का मतलब जो हिस्सा बटाना होता है वो यही है कि बनता एक दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से है और हिस्सा बताता है किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में, इसीलिए इसको पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, यानी ये दूसरे में हिस्सा लेने का कार्य करता है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच, इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये बनता वर्ब से है और कार्य किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का करता है। तो ये सब अनलिमिटेड है, इसीलिए ये क्या है? ये सब के सब नॉन फाइनाइट हैं, असीमित क्रियाएं हैं, यानी इनके ऊपर टेंस या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है। ये सब वर्ब के बारे में था। वर्ब अभी जब आप रूल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये पूरा का पूरा यदि चार्ट आपका क्लियर है तो वर्ब आसानी से समझ में आ जाएगा।